फाउंडर्स को सैलरी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? 100% फाउंडर को सैलरी लेना चाहिए। रीज़न उसके बहुत सारे, अगर वैल्यूएशन के एंगल से देखें या फिर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, फाउंडर की सैलरी स्टार्टअप वैल्यूएशन में कितना इफेक्ट करता है? टोटल सैलरी ऑफ ऑल द फाउंडर्स 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए है, उससे मेरे प्रॉफिट्स में भी मूवमेंट नज़र आएगा। सैलरी फाउंडर्स की डिसाइड कैसे होती है? तो क्या आप एक फाउंडर हो तो क्या आप सैलरी लेते हो या नहीं लेते? और कितना इंपॉर्टेंट होता है एक फाउंडर के लिए? आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे फाउंडर्स को सैलरी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और कितना वैल्यूएशन में इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाउंडर्स को सैलरी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि सैलरी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, यस होना चाहिए, नो होना चाहिए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए उठते हैं कि अगर आप एक फाउंडर हैं, अगर आप एक ऑलरेडी किसी बिजनेस में हैं या फिर आप जॉब में हैं और आप साइड में ये कर रहे हैं, ठीक है, तो सिनेरियो ऑल टुगेदर अलग हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप बिज़नेस चला रहे हैं और आपकी किसी भी तरीके से साइड इनकम नहीं है, तो आप ये देखो कि आप पे कितना प्रेशर होगा परफॉर्म करने का। अब कई लोग इसको देखेंगे कि प्रेशर होगा तो शायद ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आएगी, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको दूसरे एंगल से देखोगे तो अगर मान लीजिए आपके ऊपर इतना प्रेशर होगा तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फुल कैलिबर में परफॉर्म ही ना कर पाओ, ठीक है। तो इस एंगल से अगर हम देखें तो इसके दोनों आंसर बनते हैं, येस भी और नो भी। सैलरी लेनी भी चाहिए और नहीं भी लेनी चाहिए। तो अब व्हाट इज़ द प्रॉपर सोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए, अगर आप एक फाउंडर हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए आप कोई भी साइड इनकम आप नहीं जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी जगह आप मान लीजिए खुद ना करें, कोई और ये वाला आपका वाला टास्क अगर कर रहा है, तो क्या आप उसको सैलरी नहीं देंगे? आप उसको सैलरी देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या आप चैरिटी कर रहे हैं? तो आप चैरिटी नहीं कर रहे हो, आप एक बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है। तो हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर मैं पर्सनली अपने हिसाब से देखूँ तो 100% फाउंडर को सैलरी लेना चाहिए, ठीक है। रीज़न उसके बहुत सारे, अगर वैल्यूएशन के एंगल से देखें या फिर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखो, आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखिए ऐसा आता है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी वे में इनकम नहीं जनरेट कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ सेविंग्स हों जो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा होगा कि आप शायद अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में लगाएंगे या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बिज़नेस में लगा देंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में नहीं स्पेंड करेंगे, ठीक है, तो वो प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड होना शुरू होंगे, ठीक है। और वो प्रेशर बिल्ड होने की वजह से जो आपका फोकस है, ऐसा हो सकता है आपके बिज़नेस से स्लिप होकर के आपके पर्सनल इश्यूज़ पे, आपके मे बी लोन्स के ऊपर, मे बी जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उसके ऊपर चला जाए, ठीक है। तो उससे कहीं ना कहीं बिजनेस इम्पैक्ट होता है, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि नंबर की टर्म्स में उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इनविजिबल और यू कैन से कि लाइक हिडन इम्पैक्ट बिजनेस पे उसका आता ही है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि देखो, अगर मान लीजिए आपका सैलरी आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस प्रॉपरली मीट हो रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप काम है, ठीक है, कहीं आपको कोई वरी नहीं है, ठीक है। उस वजह से आप अपनी कैपेबिलिटी से एट पार या फिर हो सकता है उससे बेटर परफॉर्म करें, रादर देन कि आप अपनी उन प्रॉब्लम्स में फंस के बिजनेस साइड हो गया है और आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में भी आपके फिनेंशियल क्रंच की वजह से आप अपना फोकस पूरी तरह से लूज़ कर दें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप सैलरी लेने से आपके बिजनेस को बेनिफिट होता है, राइट, तो आपको सैलरी डेफिनेटली लेनी चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि सैलरी लें या नहीं लें, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितनी सैलरी ले रहे हैं क्या वो रीज़नेबल है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। सैलरी तो चाहिए ऑब्वियसली, अगर आपको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करना है, बिजनेस को आपको प्रॉपरली रन करना है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए उन सब फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर आप देखें कि अगर मान लीजिए आप 1 लाख विड्रॉ कर रहे हैं, 2 लाख विड्रॉ कर रहे हैं,
क्या आपके बिजनेस के हिसाब से रीजनेबल है, देन इट्स ओके। सपोज करिए कि आपके बिजनेस में आज की डेट में फंड पड़ा हुआ है मे बी 1 करोड़। आपको लगता है कि यार ये मेरा 1 साल का मेरा रनवे है, 1 साल तक मैं इससे बिजनेस प्रॉपरली चला सकता हूँ, ठीक है। आपने सोचा कि मैं मे बी 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी ले रहा हूँ, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पर्सनल ओके। एक्सपेंसेस में भी बियर हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप वही सैलरी 5 लाख रुपए लेने लगे, दैट इज़ नॉट रीजनेबल, ठीक है। करेक्ट। तो आपको मेरे हिसाब से उतना सैलरी लेना चाहिए जितने सैलरी में एटलीस्ट आपके बेसिक एक्सपेंसेस मीट हो जाएं और ओके। आपके बिजनेस के ऊपर कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव इम्पैक्ट ना आए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है कि वो रीजनेबल सैलरी हो, रादर देन हम इस पे डिबेट करें कि सैलरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये तो तब होता है कि जब आपका बिजनेस अर्ली स्टेज पे हो, राइट? अगर एक रनिंग बिजनेस है तो उस टाइम फाउंडर्स को कितना लेना चाहिए अमाउंट सैलरी? ओके, मतलब आप शायद ये जानना चाहते हो कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप ना होके एक ऐसा स्टार्टअप है जो ऑलरेडी रन कर रहा है और मे बी उसमें इन्वेस्टर है और इन्वेस्टर भी उसके अंदर ये मॉनिटर कर रहा है कि सैलरी कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये जानना चाह रहे हो कि सैलरी उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। करेक्ट। आप ऐसे समझो कि जो फाउंडर है, इन्वेस्टर है और मे बी अदर पार्टीज हो सकती हैं, इन सब का फोकस क्या है? बिजनेस प्रॉपरली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या बिजनेस ग्रो हो रहा है। अगर बिजनेस ग्रो हो रहा है और आपको जो सैलरी आप ड्रॉ कर रहे हो वो रीजनेबल लगता है, तो वो ओके। सैलरी लेने में कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आता, ठीक है। और देखिए ऐसा है कि जब हम वैल्यूएशन करते हैं, अब 2 अलग-अलग सिनेरियोज़ आपने बोले। अब एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि एक स्टार्टअप ऐसा है जहाँ पे ऑलरेडी फाइनेंशियल क्रंच है, ठीक है। फाइनेंशियल क्रंच होने के बावजूद भी आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे कटौती करने की बजाय आप मे बी बिजनेस के वर्किंग कैपिटल में कटौती कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ ओके। बैड मूव, ओके। ठीक है। तो आपको ये देखना होगा, आपको ये बैलेंस बनाना होगा कि जो मेरी सैलरी है वो रीजनेबल है या नहीं है। अगर मान लो दोनों में से किसी को इम्पैक्ट देना है तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपकी सैलरी पे इम्पैक्ट आएगा। कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है कि वो ट्रेड ऑफ तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या बिजनेस में से मुझे कम करना है या मेरी सैलरी में से, ठीक है। ओके। लेकिन ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखो कि ये प्रेशर भी क्रिएट करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए वर्किंग कैपिटल में थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया है, तो वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपकी सैलरीज के अंदर भी इम्पैक्ट उसका डाले। तो मुझे लगता है कि ये एक कोई फॉर्मूला नहीं है इसका कि हाँ आपको लेना है या नहीं लेना है। तो वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, ऐसा हो सकता है कि आज के महीने में आपकी जो रीजनेबल सैलरी है वो मे बी 5 लाख है, नेक्स्ट मंथ ऐसा हो सकता है वो रीजनेबल सैलरी 2 लाख हो, ठीक है। तो अगर आप अपने बिजनेस को बचाने के लिए प्लस अपने को एट पार अपने एक्सपेंसेस को रखने के लिए अगर आप एक डिसीजन ले रहे हो, तो मुझे उसमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन पे भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा इतना। ओके। अच्छा, इन्वेस्टर्स फाउंडर की सैलरी को किस एंगल से देखता है? देखिए ऐसा है कि अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आप एक चीज़ ऐसे समझो कि एक बिज़नेस ऐसा है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि 25% जो स्टेक है वो इन्वेस्टर का है, ठीक है। और उस 25% के लिए मान लीजिए उसने 5-10 करोड़ रुपए उस पर डाल दिया है, ठीक है। अब इन्वेस्टर ने वो पैसा बिजनेस में लगाया, ओके। ठीक है। अब बिजनेस के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। आप मान लीजिए कि पूरा का पूरा एक मशीन है और मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। उन सभी पार्ट्स में फाउंडर भी एक पार्ट है, ठीक है, एक पीस है। अगर मान लीजिए उस फाउंडर को वहाँ से हटा दिया जाए तो मे बी आपका बिजनेस बैलेंस आउट हो जाएगा। प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर को फाउंडर को सैलरी देने में तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि वो प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं आ रही है, ओके। ठीक है। सेकंड चीज, मान लीजिए कि जो सैलरी है फाउंडर की आज की डेट में 5 लाख रुपए है और इंडस्ट्री में जो सिमिलर फाउंडर्स हैं या फिर सिमिलर टेक्निकल ग्राउंड्स के जो लोग हैं, उनका जो रेम्यूनरेशन कह लीजिए, इंसेंटिव कह लीजिए, या जो भी उनको बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स में बात कर रहा हूँ, मान लीजिए वो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को ये लगेगा कि फाउंडर को शायद ज़्यादा पैसा जा रहा है, ठीक है। तो उस केस के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पे फ्रिक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशंस अप्लाई है कि बिजनेस परफॉर्म कैसे कर रहा है। अगर मान लीजिए बिजनेस बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो शायद उस केस के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। ठीक है। अब इसको दूसरे एंगल से देख लेते हैं। आप
जब बात कर रहे हो फाउंडर की सैलरी की, तो कहीं ना कहीं उस बिजनेस का वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक फाउंडर जो है 5 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, ठीक है। तो अगर वो 5 लाख रुपए ना ले करके मान लीजिए 2 लाख रुपए सैलरी लेगा, तो उससे क्या होगा, जो 3 लाख रुपए का डिफरेंस है वो कहाँ बढ़ जाएगा, जाकर के प्रॉफिट्स में बढ़ जाएगा, एग्जैक्टली। ठीक है। लेकिन अगर इंडस्ट्री के अंदर देखें तो सैलरी 5 ही लाख रुपए होनी चाहिए, तो यानी कि मैंने अपने बिजनेस को ओवरस्टेट कर दिया, मैंने ज़्यादा दिखा दिया अपने बिजनेस ओके। प्रॉफिट को, ठीक है। तो वो सब जो कैलकुलेशन होगी, या तो इन्वेस्टर देख लेगा, अगर इन्वेस्टर नहीं देखेगा तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के अंदर नजर आ जाएगी। अब जरूरी थोड़ा ना एक ही फाउंडर होगा, ऐसा हो सकता है 5 फाउंडर हो, सबकी 5-5 लाख रुपए सैलरी हो, तो 25 लाख रुपए तो यही चले गए। तो 25 लाख रुपए का इम्पैक्ट, कई बार तो बिजनेसेस 25 लाख रुपए प्रॉफिट दिखाते ही नहीं है, बेशक 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ जाए, ओके। गॉट इट। तो 25 लाख रुपए बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। तो उस केस के अंदर देखिए वही वाली बात आ जाएगी कि क्या ये रीजनेबल है। अगर रीजनेबल है तो इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। ओके। अच्छा, फाउंडर की सैलरी स्टार्टअप वैल्यूएशन में कितना इफेक्ट करता है? देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जब मैं नंबर की टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक तो रेवेन्यू तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है नंबर्स आ रहे हैं, और आप ये भी मान के चलो कि इन्वेस्टर ने पैसा डाल रखा है, तो कहीं ना कहीं फंड्स का क्रंच नहीं है। लेकिन जब मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, तो जो फाउंडर की सैलरी है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट हो गया, है ना। अब क्या वो टोटल सैलरी ऑफ ऑल द फाउंडर्स 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए है, इसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि मार्केट के कंपैरिजन में अगर मैं सैलरी 10 रख रहा हूँ या 20 रख रहा हूँ या 30 रख रहा हूँ, उससे मेरे प्रॉफिट्स में भी मूवमेंट नज़र आएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट को इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, अगर मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मैं आगे आने वाले टाइम प्रोजेक्शंस की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए आप एक आज की डेट में सपोज करिए कि 20 लाख रुपए सैलरी है ना। अगले साल को आप मान लेते हैं कि 5-5% या 10-10% सैलरी बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट 4 साल बाद या 5 साल बाद जो नंबर्स के ऊपर आएगा, वो एक आप मान के चलिए बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है ना। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम को आप ध्यान में रखें, तो आपके जो कैश फ्लोज हैं वो कैश फ्लोज चेंज हो जाएंगे, आपके फ्यूचर के नंबर्स चेंज हो जाएंगे, आपके फ्यूचर्स के नंबर, आपकी प्रोजेक्शन सारी चेंज हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। ये पहला इम्पैक्ट है जो कि आपको नंबर्स में नज़र आ रहा है। अब नज़र क्या नहीं आ रहा है, सपोज करिए कि मार्केट में जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके फाउंडर्स की सैलरी 2 लाख रुपए है, आप ले रहे हैं 5 लाख रुपए, ठीक है। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, तो यानी कि आप कंपनी को ओवर चार्ज कर रहे हो, ठीक है। मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इन्वेस्टर इज नॉट हैप्पी दैट मच, बिकॉज 2 लाख रुपए की सैलरी होनी चाहिए, 5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं पे इक्विलिब्रियम मिसिंग है, ठीक है। तो वो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को इम्पैक्ट करेगा और मेरे वैल्यूएशन को कहीं ना कहीं डाउनवर्ड लेके आएगा। वहीं पे मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी थी कि कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट थी और फाउंडर्स वर फ्लेक्सिबल इन देयर सैलरीज, और किसी तरह से उन्हें एडजस्टमेंट करने के बाद वर्किंग कैपिटल को मेंटेन किया, प्लस अपनी सैलरीज को भी इक्विलिब्रियम में रखा। तो उससे क्या हुआ कि बिजनेस की ग्रोथ को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। फाउंडर्स में उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है और इसके ऊपर डिसीजन केस टू केस बेसिस पे होता है। अगेन इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ जब हम लोग वैल्यूएशन करते हैं तो हम इतना डीप में जाके देखते हैं कि सैलरी का इम्पैक्ट कितना है, क्योंकि जो स्टार्टअप्स के केस के अंदर सैलरी कंपोनेंट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है, वो कम नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट भी वैल्यूएशन पे ज़्यादा आता है। सैलरी फाउंडर्स की डिसाइड कैसे होती है? देखिए ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली चीज़ तो आप ऐसे समझो कि जो स्टार्टअप की सैलरी डिसाइड होगी कि वो किस स्टेज में है। अर्ली स्टेज हो गया है फिर। अब मान लेते हैं कि हम 4 फ्रेंड्स हैं, टोटल हम लोगों ने 25-25 लाख रुपए डाल के 1 करोड़ रुपए हमने बिजनेस में डाल दिया, और हमें पता है कि पूरे साल के अंदर हमारा 70-80 लाख रुपया जो है हमारा टोटल बिजनेस में लग जाने वाला है, बाकी हमने सैलरीज के लिए निकाल लिया। तो उस टाइम पे आप मान के चलो कि 20 लाख रुपए टोटल बचा। अब 20 लाख रुपए यानी कि सबके हिस्से में 5-5 लाख रुपए आया, और पूरे महीने के अंदर जो भी आपका अमाउंट आएगा वो आपको एक सैलरी के तौर पे मिलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सैलरी का नंबर निकल के आया जो कि हमने रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाला, ओके। है ना।
अब ये समय मान लीजिए बीत गया और उसके बाद एक इन्वेस्टर आ जाता है जिसने उस कंपनी के अंदर 10 करोड़ रुपए डाल दिया। अब आप इससे पहले की स्टोरी को ये समझिए कि जब आपने इन्वेस्टर को इनवाइट किया तो इनवाइट करने से पहले आपने कुछ होमवर्क किया, आपने ये डिसाइड किया कि अगर मुझे इतना फंड मिल जाएगा तो मैं इतने रेवेन्यूज जनरेट कर दूंगा, ठीक है। ये रेवेन्यूज़ मेरे ईयर 1 में आएंगे, ईयर 2 में आएंगे, ईयर 3, 4, 5 ऐसे आएंगे। जब रेवेन्यूज़ आपने फोरकास्ट किए तो आपने एक्सपेंसेस भी फोरकास्ट किए कि खर्चा क्या क्या होगा। उन खर्चों में आपकी सैलरी भी आ गई, ठीक है। तो वो सैलरी की जो कैलकुलेशंस थी आप ऑलरेडी दे चुके हो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं नंबर्स में आपके नज़र आ रही है। तो वो जब इन्वेस्टर आया तो कहीं ना कहीं उसका ऑटोमेटिकली कंसेंट है कि हाँ ये सैलरीज ओके हैं, मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी यही सैलरीज होनी चाहिए। तो वो डिसाइड पहले ही हो जाती हैं। अगर मान लीजिए एक नेगोशिएशन राउंड चल रहा है, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स ऐसा हो सकता है कि सैलरीज के ऊपर नेगोशिएट करें। और देखिए मैं आपको एक इंसाइट बताता हूँ कि हो क्या रहा है एक्चुअली। जो प्रैक्टिकली क्या होता है, इन्वेस्टर कभी भी नेगेटिवली नहीं देखता है सैलरी को, ठीक है, वो बहुत पॉजिटिवली देखता है। मैं उसका माइंडसेट बता देता हूँ क्या रहता है। उसमें रहता है कि फाउंडर बहुत ही कॉन्फिडेंट लगता है उन सिनेरियोज में जब वो अपनी सैलरी भी क्लेम कर रहा है, ठीक है। आप अपने आप को ख़राब सिचुएशन में दिखा के कि हम तो सैलरी नहीं ले रहे हैं, इससे कब बिजनेस को बेनिफिट हो रहा है, तो आप ये देखो कि दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 1 साल तक मेहनत करते जा रहे हो, आपको कोई पैसा भी नहीं मिल रहा, क्या आपके पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। तो जो पर्सनल एक्सपेंसेस आपको करना है वो कहीं ना कहीं बिजनेस से अगर आप ले रहे हो तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एक रीजनेबल अमाउंट ले रहे हो और आपने वो अपनी प्रोजेक्शंस या अपने नंबर्स में पहले से क्लैरिफाई कर दिया है, आपने इन्वेस्टर से वो डिस्कशंस आपके हो गए हैं, तो वो सैलरी में कोई प्रॉब्लम मेरे को नज़र नहीं आती है, ठीक है। तो वो सैलरीज एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड्स पहले ही सेट हो जाती हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि आपकी ऐसा हो सकता है सैलरी जो पहले मान लीजिए 60,000 रुपीज़ थी, अब ऐसा हो सकता है वो सैलरी आपकी 2 लाख रुपए हो गई, ठीक है। मान लीजिए ये वाला फेज़ भी चला गया, फिर आप नेक्स्ट फेज़ में आए, फिर आपने बड़ी फंडिंग उठा ली, मे भी 50 करोड़ उठा लिया। ऐसा हो सकता है उससे आपकी सैलरी 5 लाख रुपए हो जाए, 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हो जाए। तो वो एज़ पर द सिचुएशन चेंज होगी, ठीक है। तो अगेन मैं यही बोलूँगा कि ऐसा कोई सेट पैरामीटर्स नहीं है, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है जिसके थ्रू आप ये निकाल सके कि हाँ इतना होगा तो इतना आपका वो निकल के आएगा सैलरी। बट अगर आप ओवरऑल सिनेरियो में देखें, बेशक आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर आप हेल्दी कंपनीज़ के हिसाब से देखें या फिर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम के हिसाब से देखें या फिर आप सक्सेसफुल स्टोरीज़ को देखें, तो ऐसी बहुत कम दिखाई देंगी आपको जिसके अंदर उन्होंने सैलरीज नहीं ली। सैलरी ना लेना कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो सैलरीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक प्रॉपर कैलकुलेटेड वे में एक रीज़नेबल अमाउंट ले रहे हो तो दैट इज़ गुड इनफ, और आपको वो सैलरीज़ कहीं ना कहीं आपके वैल्यूएशन के अंदर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालने वाली है, कोई नेगेटिव उसमें नहीं आने वाला है। ओके। जब फाउंडर्स में सैलरी नहीं लेते तो उस टाइम कितना इम्पैक्ट होता है? देखिए ऐसा है ना कि सुनने में अच्छा लगता है कि सैलरी नहीं ली, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि देखिए स्टार्टअप है, फाउंडर्स अगर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ट होता है, ठीक है। तो उस प्रेशर के अंदर आकर के ऐसा हो सकता है कि आप डिसीजन मेकिंग सही ना करें, मे बी उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे आ रहा है, तो वो जस्टिफाइड नहीं है कि आप सैलरीज ना लें, ठीक है। अगर आप सैलरी नहीं ले रहे हैं तो देखिए ऑन द फेस तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्या होगा आप देखिए कि सबसे पहले तो बर्नआउट होगा। बर्नआउट इन द सेंस कि जो फंड्स का क्रंच है, जो बिजनेस में एक मान लीजिए क्रंच है, ठीक है, और पर्सनल फ्रंट पे क्रंच है, तो दोनों ही जगह आप लगभग फाइट कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लीजिए बिजनेस में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं अपनी सैलरीज को आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए बिजनेस ठीक चल रहा है और आप कोई सैलरी नहीं ले रहे हो तो आप अपने पर्सनल फ्रंट पे फाइट कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड ऑक्यूपाइड है, और ऐसे सिनेरियोस के अंदर वैल्यूएशन के एंगल से अगर मैं देखूं तो आपका जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है वो वीक हो गया, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो डाउनवर्ड मैं उसको मार्किंग दूंगा वैल्यूएशन के एंगल से। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा कि जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि मान लीजिए एक सेम इंडस्ट्री में फाउंडर है,
या फिर मान लीजिए फाउंडर को छोड़ दो, अगर मान लीजिए आप कोई एम्प्लॉय भी रखते हो, मान लीजिए उसकी सैलरी 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए अगर आप नहीं दे रहे हो तो वो काम हो रहा है, ठीक है, तो वो 2 लाख रुपए बिजनेस से जब आउट नहीं हुए तो कहीं ना कहीं मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया उसने। करेक्ट। तो मेरी करेक्ट पिक्चर कहाँ आई? तो जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी आर्टिफिशियल हैं, ओके। ठीक है, तो जो वैल्यूएशन निकल के आ रही है वो रियलिस्टिक वैल्यूएशन है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो मैं अभी आप 2 लाख रुपए बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि 5 या 6 फाउंडर्स हों, हो सकता है कंपनी का साइज बहुत बड़ा ना हो, 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए में भी रेवेन्यू है, तो ये फिर उस केस के अंदर ये छोटे छोटे नंबर भी बहुत बड़े लगने लगेंगे आपको। थर्ड चीज इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी आपके मीट नहीं हो रहे, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आर्टिफिशियल आ रही हैं, तो आपकी वैल्यूएशन भी डिस्टॉर्टेड है, ओके। ठीक है, तो कहीं भी आपको रियल पिक्चर नहीं मिल रही। आप अपने पर्सनल फ्रंट पे फाइट कर रहे हो, बिजनेस उसकी वजह से इनडायरेक्टली सफ़र कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है। सेकंड चीज़, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियल आउटपुट दे रही हैं, उस आर्टिफिशियल आउटपुट के बेसिस के ऊपर जो आपकी वैल्यूएशन निकल के आ रही है वो आपकी वेग वैल्यूएशन निकल के आ रही है, और मैं कह सकता हूँ कि डिस्टॉर्टेड वैल्यूएशन है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। और अगर ये सब सिनेरियो के साथ आप इन्वेस्टर के सामने जाके बैठ रहे हो तो ये सब तो उसको भी नज़र आ रहा है कि आप सैलरी क्यों नहीं ले रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो गई, तो उस केस के अंदर वो क्या होगा, वो नेगेटिव साइड को देखना शुरू कर देगा, वो बिजनेस हेल्दी नज़र नहीं आ रहा है, ओके। ठीक है। तो सैलरी ना लेना कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मुझे लगता है कि कोई ट्रॉफी नहीं है, ठीक है, तो उससे बाहर निकलना चाहिए, राइट। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपका बिजनेस अच्छे से मनी जनरेट कर सकता है और आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो तो आपको सैलरी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। जब वैल्यूअर्स की बात करते हैं तो वैल्यूअर्स कैसे फाउंडर सैलरी को ट्रीट करता है? देखिए, जो मैंने आपको ओवरऑल क्रक्स बताया, हम जब वैल्यूएशन करते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फाउंडर है कितना ज़्यादा इस बिजनेस के लिए सीरियस है, ठीक है। अब सीरियसनेस जब आ रही है बिजनेस के अंदर तो बिजनेस ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस थोड़ा सा उसमें डिप्स भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो सैलरी लेना या नहीं लेना में मैं जो देखता हूँ वो देखता हूँ कॉन्फिडेंस। अगर एक फाउंडर कॉन्फिडेंट है, ठीक है, तो वो सैलरी लेने से पीछे नहीं हटेगा, वो कहेगा मैं तो सैलरी लूँगा। अगर मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, वो चैरिटी तो नहीं कर रहा है। अगर उसको लग रहा है कि मेरी वर्थ है और मैं अपनी वर्थ से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ इस बिजनेस को, आई शुड टेक सैलरी, ओके। ठीक है। और अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे कोई फाउंडर नज़र आता है तो मैं उसको वैल्यूएशन के अंदर पॉजिटिव मान के चलता हूँ, ठीक है। Okay. और वैल्यूएशन के एंगल से मेरे को लगता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली उन केसेस के अंदर जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा फंड्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट होना शुरू नहीं हुए हैं। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। तो इस पॉडकास्ट में जितने फाउंडर्स हैं तो आपको सैलरी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कमेंट में बताओ आप। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट वेबसाइट purevalleyglobal.com and keep watching Pure Valley Talks. Thank you so much.